अभी यहाँ से इन चीज़ों को समझने के लिए मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप पहले के जो 3 अपलोडेड वीडियो हैं आप उनको देख लें। और चूँकि वो बहुत छोटे हैं और उसे देखना और समझना बहुत ईज़ी है। चूँकि चीज़ें एक लिंक में रहेगा तो एक अच्छा चेन बनेगा और उस चेन के थ्रू आप समझ सकते हैं कि पहले क्या हुआ, और हिस्ट्री को हम एक स्टोरी टाइप से पढ़ते हैं। ऐसा करते हुए इस वीडियो सेशन में हम किस तरह से फ्रांस में ये चीज़ें, जो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया था कि क्या क्या होना है, क्या क्या हो रहा है फ्रांस में, किस तरह नेशनलिज्म थॉट्स आए लोगों में टाइम ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, और फिर किस तरह नेशन वाइड चीज़ें बदली और एक नया इमर्जिंग नेशन स्टेट डेवलप होकर आया सामने। यहाँ से जो है, ये जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्या कंक्लूजन था, तो उनमें से हम फ्रांस को आज शुरू करेंगे। हमारे जस्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि 9th के सीरीज से कंटिन्यू। आप अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये स्टोरी किस तरह 1774 से आप 9th स्टैंडर्ड को रेफर कर सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। वहाँ से देख पाएंगे कि लुइस 16, फिर उसके बाद रिपब्लिक गवर्नमेंट आया, देन जैकोबिन क्लब जो कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर उसके रनर थे, फॉलोड बाय डायरेक्टरी एंड देन नेपोलियन। यहाँ से चीज़ें, मतलब नेपोलियन तक तो ठीक है, नेपोलियन आ चुके थे। और शायद अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 9th में जो लास्ट टॉपिक है वो नेपोलियन के ही बारे में करते करते रह गया है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। तो वो 9th का जो रिमेनिंग पार्ट है वहीं से ये चीज़ें कंटिन्यू है, और 10th में हम इसे नेशनलिज्म यूरोप चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं कि नेपोलियन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस था, बाद में ये भी कैसे एक हॉस्टिलिटी सिचुएशन में आते गए। तो वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं। नेपोलियन के टाइम से लेकर आगे तक पढ़ेंगे, मतलब 1789 के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन इज द मेन टॉपिक। यहाँ से आप देख पाएंगे कि 1789 में किस तरह पूरे फ्रांस में अब नेपोलियन आ चुके हैं। नेपोलियन मतलब यहाँ पर जो है कम्प्लीटली मोनार्की सिस्टम, जो एक मोनार्क था वो चीज़ें अब नेशन स्टेट में बदल चुका है। एक नया, यू कैन से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रैक्टिसेस दैट that could create a sense of collective identity. It means what everyone has to think about, not to individual, about the nation. हर कोई नेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इस टाइप के थॉट्स मतलब नेशन वाइड एकदम वायरल है। यहाँ से नेपोलियन, चूंकि मैंने यहाँ पे आपको नेपोलियन के ऊपर क्राउन्स दिखाए हैं, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम जब नेपोलियन को लगा कि यार सच में मैं चीज़ें बदल रहा हूँ और मुझसे चीज़ें बदलनी है, एक नेशनलिज्म वाले थॉट्स आ रहे हैं, ये इस टाइप का सेंटिमेंट्स आ रहा है, तो उसने कुछ ज़्यादा ही चेंज करने की सोची। इवन इसने इन चेंजेस को लेकर कोड भी इंट्रोड्यूस किए जिसे नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। ठीक है, उस कोड में उन्होंने सर्टेन आइडियाज़ दिए, कुछ चीज़ें चेंजेस की सिस्टम वाइज, सिर्फ एक सिस्टम को रन करने के लिए, ताकि एक सिस्टमेटिक गवर्नमेंट रन हो पाए। लेकिन वो कहते हैं ना, धीरे धीरे जब चीज़ें बहुत बदलने लगती है और आपको ये लग जाता है कि आप ही चीज़ें सब कुछ बदलना और आपकी वजह से ही चीज़ें बदलनी है, तो इट कम्स लाइक कि नहीं, अब मैं ही फिर से नेपोलियन का यहाँ पर जो रोल हो रहा है एक मोनार्क टाइप का रोल हो रहा है। तो मैंने बस आपको ओवरव्यू दिया। चलिए इसे, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि चीज़ों को समझने के लिए एक बार आप टेक्स्ट बुक के जो पैसेजेस है उसको ज़रूर रेफर कीजिए, क्योंकि वो जो आपके टेक्स्ट फॉर्मेट है और जो अभी आप देख रहे हैं ये जो विजुअल प्रेजेंटेशन, अगर दोनों का अगर बहुत अच्छा लिंक, एक ब्रिज बनता है, तो थिंग्स रियली इट वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रिसाइजली। तो नेपोलियनिक कोड आया और लोगों में जब ये चेंजेस आने लगे कि यार एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो नेपोलियन का ये जो था कि ठीक है, लाइक ए प्रिंसेस, ही हैज़ टू डू सो मेनी थिंग्स, ही हैज़ इंट्रोड्यूस सो मेनी नेपोलियनिक आइडेंटिटीज़, लाइक के उसने सेंसरशिप बोर्ड इंट्रोड्यूस कर दिए थे कि उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बिल्कुल ही हॉस्टाइल जैसा सिचुएशन हो रहा था एट द एंड ऑफ द नेपोलियनिक सिचुएशन, नेपोलियनिक टाइम। तो जब चीज़ों में इतना अवेयर हो गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही चीज़ें लोग अवेयर हो रहे थे फ्रांस के,
तो जब ये अवेयरनेस आ गया था, लोग मतलब समझ रहे थे कि हमें हमारे इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लेकर नहीं लड़ना है, नेशन के लिए लड़ना है। तो जब लोगों में अवेयरनेस आ गया तो नेपोलियन का जो ये जो पोजीशन है दैट वाज कंप्लीटली स्नैच्ड एंड विच इज केम टू द पीपल्स ऑफ फ्रांस। चीज़ें यहाँ ही तक नहीं, हालांकि नेपोलियन के टाइम में ये चीज़ें बहुत जल्दी नहीं हुआ। हालांकि नेपोलियन ऐसा नहीं है कि उसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नेगेटिव में था, ये चीज़ें टाइम के साथ बदली। अगर हम नेपोलियन की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हम याद रखें कि उसने एक कोड इंट्रोड्यूस किया था, वहाँ पे हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि लोगों के बीच में जो सेंटिमेंट्स आ गए थे, उन्होंने अपने ही कोड में, अपने ही में एक आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किया था। माइट बी यू हैव हर्ड इट, और आपने ये आइडियाज़ पढ़े थे, द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री विच इज़ मीन्ड बाय फादरलैंड, एंड द ली सिटियन विच इज़ सिटीजन, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. This is what the foundation of Napoleonic Code. ये मतलब बहुत फाउंडेशन मैटर था कि इस कोड को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कि अब आप किसी मोनार्क सिस्टम के अंदर नहीं रहेंगे। अब जो एक, अब आप एक फ्री हैं, अब आपके पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ट्रेडर्स है, फ्रीडम ऑफ ट्रेडिंग है, मतलब हर एक चीज़ के लिए फ्रीडम है। और कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, मतलब पावर वन हैंड में कॉन्सेंट्रेट नहीं है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये समझ लीजिए कि नेपोलियन के टाइम में और इसके कोड फ्रांस के पीपल को इतना प्रोविजंस देता है कि एवरीवन कैन एंजॉय देयर इक्वल राइट्स अंडर अ नेपोलियनिक कोड, और यू कैन से अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। इतना ही नहीं, जब टाइम के साथ साथ देखा जाए तो वहाँ पे एक उसकी कलेक्टिव आइडेंटिटी को जिंदा रखने के लिए और उसे बताने के लिए कुछ ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस हुए, कुछ हिम्स बने, तो चीज़ें बदली। क्या क्या बदला नेपोलियन के टाइम में? जो पॉजिटिव चीज़ें हुई अगर हम उसे याद रखें तो जैसे नेशन स्टेट की आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए ही फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस द नेशन फ्लैग विच वाज ट्राई कलर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। एंड द सेकेंड वन, जो मिडिल क्लासेस के लोग थे, आप फ्रेंच रिवोल्यूशन याद कीजिए 9th में, वहाँ पे देखिए 3 क्लासेस के लोग थे, क्लर्जी, नोबल एंड मिडिल क्लासेस। तो वहाँ पर से आप देख पाएंगे यहाँ पर कोई बर्थ प्रिविलेजेस जो मिला हुआ था नोबल क्लासेस को, वो स्नैच हो चुका था नेपोलियनिक कोड के थ्रू। वो चीज़ें उस कोड में हम लोग फ्यूडल सिस्टम कहते हैं ना, विच वॉज कम्प्लीटली स्नैच्ड इन द नेपोलियनिक कोड विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 1804। तो यहाँ पर मिडिल क्लासेस को एडवांटेज मिल चुका था। दे वर इन मेजॉरिटी, दे वर इन, नाउ दे ऑल वर एंजॉइंग द इक्वल राइट्स which were concentrated before clergy's hand and nobles. Well, next बहुत सारे hymns बने और oaths ही लिए गए, ठीक है, और martyrs were commemorated, मतलब जो शहीद थे उनको याद किया गया, उनको उनके तरीके से याद किया गया कि नहीं, उन्हें भूला नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें, ये जो इस टाइप की जो आज़ादी है, इस टाइप के जो इतने ज़्यादा रेवोल्यूशन करने के बाद जो सीरीज ऑफ चेंजेस करने में जो लोग शहीद हुए हैं, उन्हें यूं ही भूल नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ों को याद रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ नेपोलियन कोड का एक फ़ायदा ये होता था कि वो थोड़ा सा मतलब डेवलपमेंट, एक नए मॉडर्नाइजर थे, वो थोड़ा चीज़ों को मॉडर्न वर्ल्ड में लेके जाना चाहते थे। और उनका अपना सेल्फ बिलीव ये था कि मॉडर्नाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज़ ये बहुत मायने रखती है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने जो ट्रेड बैरियर्स पोटेंशियल कॉस्ट थे, लाइक कस्टम ड्यूटीज, जो मोनेरियल ड्यूज, वो सभी चीज़ों को उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई, कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया। उन चीज़ों को, जो कस्टम ड्यूटीज होते थे, जो टैक्स बैरियर होता था, उन सब चीज़ों को उन्होंने हटा दिया। नाउ दे स्टार्टेड टू वेलकम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेडिंग, स्पेशली जो चीज़ें होती थी लाइक टेक्सटाइल्स एंड मैकेनिकल वर्क्स that he introduced very first time. Similarly, और भी स्टेट जनरल्स, जो स्टेट जनरल्स बनने लगे, स्टेट जनरल्स को ही बाद में नेशनल असेंबली कहा जाने लगा, ठीक है। और वो स्टेट जनरल जो इलेक्टेड होते थे, आपको ये जो स्टेट जनरल इलेक्टेड होते थे, वो खुद सिटीजन ही मतलब सिटीजन के थ्रू ही इलेक्ट किए जाते थे। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक डिसीजन जो होता था वो फेवर ऑफ नेशन होता था, फेवर ऑफ इंडिविजुअल नहीं होता था। इन द नेम ऑफ
वन नेशन। अब जो यहाँ पे जो चीजें थी, एक सेंट्रलाइज्ड पावर आ चुका था। जितनी भी कस्टम ड्यूटीज थी जो ट्रेडिंग को एज अ बैरियर लेकर, मतलब ट्रेड्स को, कम्युनिकेशन को और ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए जो चीजें एज अ पोटेंशियल बैरियर थी, उन सब चीजों को रिमूव कर दिया गया, है ना। दे वर कंप्लीटली स्टॉप, दे वर नॉट यूजिंग, दे वर ऑल दीज टैक्सेस वर नॉट एक्टिव एनीमोर, और एक सेंट्रलाइज सिस्टम को मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया गया। नाउ फ्रांस is running under a centralized administrative system which was completely founded by the Napoleon। इतना ही नहीं, एक यूनिफॉर्म लॉज एंड ऑर्डर्स बनाए गए सभी सिटीजन्स के लिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इस चीज का भी ध्यान रखा गया। ये सारी चीजें इसलिए नहीं था कि वहां के जो लोग थे ये सोचते थे कि यार रिवॉल्यूशन हो रहा है और सिर्फ फ्रांस में ही ये होना चाहिए, या फिर उनका ये कहना मतलब नहीं था कि सिर्फ फ्रांस ही मोनार्की सिस्टम से बाहर आए। मतलब उनका ये था कि ये जो मैसेज है, जिस तरह फ्रांस धीरे धीरे नेशन स्टेट में आया और इसमें ये सस्टेनेबिलिटी शो कर रहा है या होने के लिए जा रहा है, ऐसा ही कुछ थॉट्स फ्रांस से बाहर नेबर कंट्री, मतलब अदर यूरोपियन कंट्री में भी आनी चाहिए, वहां भी एक्सपैंड होना चाहिए। ऐसा देखते हुए अगर हम फ्रांस के नेबर्स कंट्री की बात करें तो आप समझ पाएंगे, हॉलैंड हो गए, स्विट्जरलैंड हो गया, नीदरलैंड्स हो गए, क्लियर, इटली वगैरह हो गए, ये कंट्रीज बहुत इंस्पायर हुई। In short, you can say revolutionaries declared it was that mission to other European country to become nation, not to be individual of French। ऐसा जब ये चीजें बदल रही थी तो बाकी के कंट्री में भी ये सेम मैसेज वायरल हुआ। वहां पे भी, अरे जो नेबर कंट्री थे वहां पे भी जो मोनार्क सिस्टम था, जो फ्यूडल सिस्टम था, now finally they came to know about the changes, about this revolutionary changes in the France, and mostly scholars and the students and the administrative officials now, कोई भी मतलब ये सारे लोग अब एक स्टैंड लेने लगे, एक इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल के थ्रू ये सब एक फ्रंट फेस पे आने लगे। इन्होंने बोला कि एक सिस्टम एक ऐसा बनना चाहिए जो मोर रैशनल हो, ज़्यादा इफिशिएंट हो। ऐसे में स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट लिया और जो मिडिल क्लासेस के लोग थे उन लोगों ने भी बहुत पार्टिसिपेट। उन्होंने सोचा कि फ्रांस जैसा ही यहाँ पर भी एक सिस्टम बनाया जाए। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अलग अलग क्लब्स बनाए। उनमें से जैकोबिन क्लब आपको याद होगा 9th में ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बताया गया था। जैकोबिन क्लब्स बने और ऐसे ही बहुत सारे क्लब्स बने, लेकिन जैकोबिन बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बड़ा मतलब एनर्जी वाला स्पीच रहता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर का, तो लोग इससे बहुत ज़्यादा जुड़ते थे। वो ज़्यादा नेशन के फेवर में बोलते थे चीज़ों को। इवन अपने रिवॉल्यूशन में उन्होंने जो चेंजेस किए थे वो बहुत ज़्यादा ही था। बाद में फिर वो चेंजेस बहुत ज़्यादा अनबेरेबल होने लगा खुद फ्रांस के लिए, तो चीज़ें बदली। फिलहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम बस इतना बता रहे हैं कि ऐसे नेबर्स कंट्री में भी ऐसे थॉट्स जनरेट हुए, लोगों में ऐसा सेंटिमेंट्स डेवलप हो पाया टाइम के साथ साथ, और लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे क्लब्स बनाने शुरू किए विच वॉज कम्प्लीटली transparently asking for a new nation state which let them free to the power of any monarchy systems। किसी भी सिस्टम के अंदर नहीं रहना चाहते थे। they were looking for a freedom, like free from any systems। they were looking for to enjoy the freedom of in all the corners, like speech, like their expressions, like their trading and all। नेपोलियनिक कोड के बाद जब ये फ्रांस में ये सारी चीज़ें हुई, नेपोलियन जब 1804 में ये कोड आया तो नेपोलियन ने बहुत सारे चीज़ों को चेंजेस किए। जैसा कि मैंने बताया कि बर्थ प्रिविलेजेस को उन्होंने हटा दिया था, कि ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि जिसे अब सिटीजन, मतलब जो सिटीजन जिसे इलेक्ट करेगी, जो सच में हकदार होगा, जिसे लगता है कि फ्रांस के डेवलपमेंट के लिए सही है, अब वही बनेगा। मतलब बर्थ प्रिविलेजेस हटा दिए गए। अब बर्थ प्रिविलेजेस में ऐसा भी है कि नोबेल परिवार के अगर बच्चा है तो चलो उसको टैक्स नहीं देना है, तो जो भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे उनको
वो हटा दिए गए कि चलो ठीक है, नोबेल फैमिली से बिलोंग करता है तो इनको टैक्सेस सिस्टम नहीं देना पड़ेगा। इन क्लर्जीज को भी बहुत ज़्यादा मतलब उसमें अलाउंसेस मिले हुए थे, जो प्री कैलकुलेट होता था, उन सब चीज़ों को हटा दिया गया नेपोलियनिक कोड के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ राइट टू प्रॉपर्टी भी मिला। इतना ही नहीं, जब फ्रांस में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बदलने लगी, नेपोलियन बहुत खुश हो गए, उन्होंने अपनी आर्मी बढ़ा ली। इतना ही नहीं, उन्होंने ये सोचा कि जब लोग ही चाह रहे हैं, नेबर कंट्री ही चाह रहे हैं, लाइक डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ये लोग भी चाह रहे हैं, अरे सच में फ्रांस जैसा सिस्टम, फ्रांस जैसा चेंजेस हमारी इधर भी होना चाहिए। ऐसा करते हुए उन्होंने फ्रांस मतलब जो नेपोलियन की जो आर्मी थी, जो फ्रांस की जो आर्मी थी, उनका भरपूर मतलब वेलकम किया। अरे आ जाओ, हमें भी हमारे मतलब अपने जैसा सिस्टम यहाँ पर भी बना लो, है ना। अदर रीज़न जैसा कि मैंने आपको बताया, जो क्योंकि फ्रांस में जो चेंजेस हुए थे, इट वॉज रियली ऑसम, इट वॉज रियली एक्सेप्टेबल इन ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक कौन चाहता है यार फ्यूडल सिस्टम हो, कौन चाहता है कि पीजेंट्स ही कर्ज में डूबे रहें। हर कोई चाहता है कि पीजेंट्स मस्ट बी ओवरकम फ्रॉम द सर्वडम एंड मोनारियल ड्यूज एंड ऑल। जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस होते थे, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस आई मीन टू से जो ट्रेड जो होता था, और मैन्युफैक्चरिंग टैक्स होते थे, वो सभी फ्रांस में नेपोलियन कोड के थ्रू हटा दिया गया था। एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम तक इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। लोगों ने भरपूर वेलकम किया टाइम के साथ साथ फ्रांस की आर्मी को, वो ये चाह रहे थे। और इतने ज़्यादा चेंजेस को देखकर मतलब नेपोलियंस को इस चीज़ के लिए इसका क्रेडिट दिया जा रहा था कि व्हाट अ रिवोल्यूशनरी चेंजेस ही मेड। और इस टाइप के लिए चेंजेस के लिए वो उसके एक्सपेंशन को फ्री कर रहे थे कि चलो ठीक है। और अपने ही एक्सपेंशन को देखते हुए वो और एनर्जेटिक हो रहा था। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बदल रही थी। कैसा बदल रही थी? अब नेपोलियन में एक टाइप का यू कैन से अ काइंड ऑफ टाइम के साथ साथ उसमें एक एटीट्यूड ये आ रहा था कि नहीं यार, नाउ आई एम द प्रिंस, आई हैव टू रूल लाइक आई सपोज टू डू, कि मुझे वैसे ही करना चाहिए जो मुझे ठीक लगता है। समटाइम्स वो इस चीज़ को कुछ ऐसे डिसीजन लेते थे जो कि पब्लिक के फेवर में नहीं होता था। जैसे मतलब फोर्सफुली रिक्रूटमेंट आर्मी में जिन्हें नहीं आना है, या फ्रेंच आर्मी में जिसे नहीं होना है फिर भी उन्हें लिया जाता था। क्यों? क्योंकि अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए एक लार्ज आर्मी चाहिए, एक बहुत ह्यूज आर्मी चाहिए। और ह्यूज कैसे बनेगा? ज़्यादा से ज़्यादा को ऐड करके। और कोई मतलब या तो विलिंगली जाए तो दैट इज गुड, दैट इज फाइन, बट फोर्सफुली इट मीन्स यार कि नहीं यार, ये हमारे विलिंग में था नहीं, हम नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा जाए या हमारे परिवार में से जाए, फिर भी उसे फोर्सफुली लिया जाता था। आर्मी को एक्सपैंड करने के लिए और उसको रन करने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है गवर्नमेंट का। हमने पहले देखा था, देखो ट्रीजरी, एम्प्टी ट्रीजरी में पढ़ा था हमने लुई 16 में, है ना। तो उसमें भी आर्मी में बहुत पैसे खर्च किए थे। सेम नेपोलियन के टाइम में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होने थे। नेपोलियन ने इन सब चीज़ों को देख के सेंसरशिप इंट्रोड्यूस किया, साथ ही साथ टैक्स तक इंट्रोड्यूस कर दिया। नेपोलियनिक कोड में हमने जैसा बताया कि बर्थ प्रिविलेज, इक्विटी बिफोर द लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन और इतनी अच्छी थी कि लोग चाह रहे थे कि ये कोड कंप्लीटली मतलब पूरे फ्रांस में ही आ जाए, पूरे यूरोपियन कंट्री में ही एक्सपैंड हो जाए, ऐसा ही कोड हर जगह आ जाए एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन चीज़ें सेम नहीं रही। इनका भरपूर वेलकम किया नेपोलियन के उस टाइम में। और खासकर मैंने आपको क्या बताया, नेपोलियन थोड़े मॉडर्नाइजर थे, थोड़े मतलब मॉडर्न व्यू रखते थे। वो चाहते थे कि जो पीजेंट्स हैं उनको थोड़ा फ्री किया जाए। तो पीजेंट्स उनसे बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि पीजेंट्स के जो उन पे सर्वडम था, जो मोनेरियल ड्यूज थे, सब माफ कर दिए गए। सर्वडम मतलब कि अब वो नोबेल के यहाँ काम नहीं करेंगे एज अ सर्वेंट। तो वो अपनी आइडेंटिटी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो उनको नेपोलियनिक कोड से मिल रहा था, इस चीज से वो बहुत खुश थे। तो ऑफकोर्स दे एवर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम नेपोलियनिक कोड। तो पीजेंट्स बहुत खुश थे। साथ ही साथ जो आर्टिशियंस थे, दे वर ऑल्सो इन द फेवर ऑफ नेपोलियंस ओनली। एंड समहाउ जो ट्रेडर्स थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडिंग में जो बैरियर था, लाइक गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, जो ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग टैक्स था, उन सबको हटा दिया गया। ट्रेडर्स स्पेशली बहुत खुश थे। रीजन था कि इनमें एक
मिसकम्युनिकेशन होता था। सपोज कि कोई चीज़ को मीटर में मेजर किया गया हो और दूसरी जगह सेंटीमीटर में लिया गया हो, तो यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम विच वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन ओनली, एंड दैट वाज अमेजिंग। आज तक दुनिया यूज कर रही है इस यूनिफॉर्म सिस्टम को कि हर जगह एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही आइडेंटिटी, एक ही यूनिट होना चाहिए, ताकि ट्रेडिंग बैरियर, ट्रेडिंग मिसकम्युनिकेशन जो होता है यूनिट में, वो नहीं होना चाहिए। 1 मीटर का एक कॉस्ट जहां पे यहाँ पे इतना है, तो वो 1 मीटर जितनी लेंथ है वो यूरोप में भी उतनी होनी चाहिए, कुछ ऐसा। तो उन्होंने एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट, तो ये ऑफ कोर्स ट्रेडर्स के फेवर में था। साथ ही साथ इस चीज को और भी मतलब ट्रेडिंग एक्सपेंशन के लिए उन्होंने करेंसी को भी, आपको याद होगा कि मोर देन 33 टाइप्स के करेंसी था सिर्फ फ्रांस के ही 29 कॉलोनीज में, मतलब अलग अलग जगह में। उन सभी करेंसीज को मतलब कोलैप्स करके एक करेंसी बनाया गया, ताकि ये जो करेंसी का जो कन्वर्जन है और कन्वर्ट करने का जो टैक्सेस है उन सबको हटा दिया गया। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। ये एक टाइप का बैरियर है कि वो किसी टाइप का बैरियर नहीं चाहते थे। साथ ही साथ जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड यू कैन से, जो ट्रेडिंग में जो चीज़ें बैरियर थी, अब जाहिर सी बात है एक करेंसी आ जाएगा और एक सिस्टम आ जाएगा, मेजरमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये सारी चीजें किसके फेवर में है? ऑफ कोर्स ट्रेडर्स के फेवर में। दे ऑल वर एंजॉयिंग द चेंजेस व्हिच वाज इन द फेवर ऑफ ट्रेडर्स एज वेल। तो ऑफ कोर्स इनिशियली इन लोगों ने भरपूर स्वागत किया, लेकिन टाइम के साथ साथ चीजें सेम रही नहीं। किसने बदला? नेपोलियन चाहते थे कि उनके कोड के अकॉर्डिंग चीजें सिर्फ फ्रांस तक नहीं रहे, वो फ्रांस को और भी एक्सपैंड करना चाहते थे। वो फ्रांस से बाहर निकल के हॉलैंड, आप उधर देख लीजिए जर्मनी, फिर इधर इटली, इन सभी को भी ऑक्यूपाई करना चाहते थे। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि उन्हें एक लार्ज आर्मी चाहिए, फिर आर्मी के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उन्हें टैक्सेस चाहिए। तो फाइनली टैक्सेस का एक ही सोर्स होता है पब्लिक, चाहे वो सैलरी टैक्स दें या व्हीकल टैक्स दें, तो मतलब जो भी टैक्सेस है या ट्रेडिंग टैक्स है, धीरे धीरे ना चाहते हुए चीजें वापस से कुछ उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ लुइस 16 थे, या पावर इन वन हैंड मतलब। और इवन जब लोगों ने इन चीजों को बात करना शुरू कर दिया, तो नेपोलियन यहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे। कैसा? उन्होंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिससे चीजें बदली, लाइक वो चाहते थे कि जो फ्रांस की जो आर्मी है, ठीक है, वो शुरू में तो निकल के गई, लोग उनका वेलकम कर गए थे, और इसी वजह से उन्हें कहा जाता था कि हार्बिंगर्स माइट बी, आपने इस चीज़ को सुना होगा, है ना। हार्बिंगर जो चेंजेस होते थे उनको बड़ा मतलब, इस चीज़ को उन्होंने हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के नाम से उन्होंने सभी आर्मी का यहाँ पे वेलकम किया। और कुछ चीज़ें जो इटली के रीजन में है, जो आपको हॉलैंड हो गया, इधर फिर आप जर्मनी वगैरह हो गए, इन रीजन में उनकी आर्मी का भरपूर वेलकम हुआ। यहाँ पर चीज़ें तो इनिशियली बहुत अच्छी थी, लेकिन नेपोलियंस के खुद के रिस्ट्रिक्शन के लोग उन्हें अपोज न करें, उनके स्ट्रिक्ट चेंजेस की वजह से, तो नेपोलियन ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। लाइक जो एक्सपेंशन वो कर रहे थे, उस एक्सपेंशन में उनको आर्मी चाहिए था, तो फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था। उन आर्मी को रन करने के लिए जो उन्हें एक्सपेंसेस लग रहे थे, तो उन्होंने न्यू टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था, विच वाज आल्सो नॉट इन द फेवर ऑफ फ्रेंच पीपल्स ओनली। और जहाँ भी थे वो, और जहाँ भी उनका जैसे वर्डेक्स, मार्सेल्स और आपको ब्रूसेल्स, मेंस, मिलन और वार्सो जैसे रीजन में, जहाँ पे उनका एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी कह के स्वागत हुआ था। जब चीज़ें इतनी स्ट्रिक्टली होने लगी, जब टैक्स सिस्टम इंक्रीज होने लगा, सेंसरशिप बोर्ड इंट्रोड्यूस हो गया। सेंसरशिप बोर्ड मैं आपको समझा दूं, ये वो था जो नेपोलियन के खिलाफ कोई कुछ ना बोले, या नेपोलियन के अगेंस्ट कहीं पेपर में कुछ प्रिंट ना हो, लोगों में ये चीजें कम्युनिकेट नहीं होनी चाहिए, सब नेपोलियन के हाँ में हाँ मिलाए, मतलब हर एक चीज नेपोलियन के फेवर में हो, ये चीजें अगेंस्ट में ना जाए। तो इसके लिए एक बोर्ड बना दिया गया था। अब मतलब पब्लिक तक अगर न्यूज़पेपर जाएगा, पब्लिक तक अगर मंथली आर्टिकल जाएंगे, तो वो भी ये सेंसरशिप बोर्ड ये देखता था कहीं नेपोलियन के बारे में कुछ ऐसा तो नहीं लिखा जो पब्लिक के माइंडसेट को बदलता है। तो एक बोर्ड बना दिया गया, मतलब एक फिल्टर बना दिया गया, विच वॉज रियली अनफेयर फॉर द स्पेशली फ्रेंच और जो भी
जो नए न्यूली ऑक्यूपाइड रीजन था नेपोलियंस का, तो और फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहे थे, इस टाइप की जो कॉन्स्पिरेसी थी, पीपल्स आर नाउ डिसलाइकिंग द सच अ काइंड ऑफ चेंजेस। शुरू शुरू में अच्छा था, अभी आपने देखा, लेकिन टाइम के साथ साथ नेपोलियन और उसके कोर्ट भी बदलते गए, एक हॉस्टाइल जैसा सिचुएशन बन रहा था, है ना। ये चीजें हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी से वो ये इट इट टेंस टू टर्न्स इन द हॉस्टिलिटी, एक नया सिस्टम होना। अब फिर से लोग ये चाह रहे थे कि नाउ वी शुड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ काइंड ऑफ सिस्टम्स वेयर power must not be concentrated in one hand, it should be goes to one hand to with the another hand। लोग ये चाह रहे थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, कहीं ना कहीं वो चीजें जाकर एक टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेट हो रहा था। यहाँ तक ये जो मैंने आपको बताया है, ये फ्रांस रेवोल्यूशन का एक पैसेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसी तरह हम आपके सब्सिक्वेंट वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे, लेकिन अभी तक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये जो चल रहा है, इस वीडियो पे बेस्ड हमने कुछ MCQs प्रिपेयर किए हैं, तो मैं बस उसके स्क्रीन्स आपको कर रहा हूँ, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं पॉज करके। फिलहाल आपकी स्क्रीन पे ये चल रहा है।